आज देखिए लगातार पांचवें दिन दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली के अस्पतालों में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसे लेकर सुनवाई हुई। एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुनवाई और वहीं आज दिल्ली में भयावह खबर ये निकल कर आई कि दिल्ली का जो जयपुर गोल्डन अस्पताल है वहां 25 मरीजों की मौत हो गई। अब इस बात की सनद रहे कि ये मौत कोरोना से नहीं हुई है, ये मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। देखिए, कोरोना का कहर जो देश पर बुरी तरीके से अपना प्रभाव डाल रहा है, लेकिन इस सब के बीच आम आदमी के मन में एक सवाल जो बार बार उठ रहा है वो ये कि ये कोरोना मार रहा है या कोरोना से ज्यादा सिस्टम आम आदमी की बलि ले रहा है। आज भी आपको पता है पिछले 24 घंटे में दिल्ली में मौत का आंकड़ा 348 पर है, लेकिन ज्यादातर मरीजों के परिवार वालों की शिकायत ये कि हमारे अपनों को कोरोना ने नहीं, इस सिस्टम की बदइंतजामी ने मार डाला है। इसीलिए आज एबीपी न्यूज पर हम सवाल ये पूछते जा रहे हैं कि आखिरकार सांस पर संकट का जिम्मेदार कौन? कोरोना बना काल, देश में ऑक्सीजन का आपातकाल। शहर शहर दिख रहा है ऑक्सीजन पर हाहाकार। राजधानी के अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म, 25 मरीजों की मौत। राज्य हो या केंद्र सरकार, सबने सुनी कोर्ट की फटकार। रेलवे, सेना, वायुसेना सब मिशन ऑक्सीजन में जुटेंगे। लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत से रोज हजारों मर रहे हैं। सांसों पर संकट का जिम्मेदार कौन? और अब चर्चा करने के लिए आपका परिचय करा देते हैं तीन राजनीतिक मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर्स भी इस चर्चा में शामिल होंगे। बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजीव झा जी को आप देख सकते हैं, वो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा को आना चाहिए और बताना चाहिए क्या आम आदमी पार्टी से दिल्ली नहीं संभल रही? सर, आप लोगों ने तो ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से हाथ खड़े कर दिए। मतलब कोर्ट आपसे पूछ रहा है कि साहब जब केंद्र उपलब्ध करा रहा है ऑक्सीजन तो ला क्यों नहीं पा रहे हैं? आप ऑक्सीजन ला तक नहीं सकते दिल्ली में? देखिए रमना जी, पिछले लगातार से संपर्क करते कि दिल्ली में ऑक्सीजन की क्राइसिस हो रही है। 378 मीट्रिक टन हमें हमारा रेगुलर शेयर पहले से ही दिया जाता था। हमने 700 मीट्रिक टन की बात कही थी, 100 मीट्रिक टन का एलोकेशन बढ़ाया गया था और एलोकेशन में कहा गया था कि आपको उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से आपको लाना है। पहला सवाल, पहली बात यह 378 मीट्रिक टन जो ऑलरेडी हमारे पास हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आ रहा था वो भी हमारे पास नहीं आ पा रहा। जो 100 मीट्रिक टन की एलोकेशन बढ़ाई गई थी और उसकी लॉजिस्टिक्स इशू है कि हम उड़ीसा वहां से लाएंगे कैसे, इसीलिए कि क्रायोजेनिक टैंकर्स की संख्या बहुत कम है। सभी राज्य क्रायोजेनिक टैंकर्स की बस 3 या 4 वेंडर जिसके पास लोग जाते हैं, तो क्रायोजेनिक टैंकर्स की उपलब्धता कोई राज्य इंडिविजुअली नहीं हो पा रही है। तभी हमने केंद्र सरकार से निवेदन किया था कि अब रोटेशन करा के जिम्मेदारी आप अपने हाथ लॉजिस्टिक का लीजिए, चाहे वो एयरफोर्स को लगा के फ्लाइट से आ पाए या क्रायोजेनिक टैंकर से आ पाए। ये जिम्मेदारी अगर केंद्र सरकार को ले तो सभी स्टेट की जो एलोकेशन आपने बढ़ाया है वो प्रॉपरली मिल सकता है, लेकिन नहीं हुआ। और उसके परिणाम क्या हुए आपके सामने हर की देख रहे हैं कि दिल्ली में सभी मुझे लगता है इससे हृदय विदारक घटना और क्या हो सकती है। परिणाम तो देश देख रहा है कि कोरोना तो सिर्फ बहाना है सर, दरअसल आम आदमी तो मर रहा है इस बदइंतजामी की वजह से, ये तो देश देख रहा है सर। मुझे लगता है आरपी सिंह साहब को आना चाहिए। आरपी सिंह जी, जो बात यहाँ पर कह रहे हैं संजीव झा कि साहब कह रहे हैं हम केंद्र से कि मदद कर दो, तो सर मदद कर दो ना। यहाँ पर क्या आम आदमी पार्टी से अपना हिसाब बराबर करने के लिए दिल्ली के लोगों की बलि लोगे आप, ये सोचकर बैठी हुई है क्या केंद्र सरकार? धन्यवाद रुमाना जी। संजीव भाई, ये आज का मौका राजनीतिक छिछा लेदर का नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ। आपने कहा कोटा बढ़ाओ, कोटा बढ़ाया गया।
अब वो कोटा जैसे बाकी प्रदेशों के लिए बढ़ाया गया वैसे आपके लिए बढ़ाया गया। बाकी प्रदेश अपना अरेंजमेंट कर रहे हैं, वो अपना, आप भी अपना अरेंजमेंट करो। उसमें जहां हमसे योगदान चाहिए आप बोलिए, वो योगदान आपको मिलेगा। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपा कर दिल्ली बचाइए, छीछा नजर मत करिए। और ये सब अच्छा नहीं है। और मैं आपको आपने कहा कि कोटे की बात की, 480 मीट्रिक टन का आपका कोटा हो गया। अगर आप सही ईमानदारी से बात करें, मैंने कल भी आपको कहा था 140 मीट्रिक टन सिर्फ पानीपत से आता है, जो गोल्डन जयपुर हॉस्पिटल भी जाता है जिसमें से। परंतु वो तक तो नहीं करा पा रहे आप, क्योंकि वहां पर रास्ते में आपने दोस्त बैठा रखे हैं जो आने नहीं देते, और 4-4 घंटा लेट होता है वहां से आने में, ये भी सबको जानकारी है ना। तो वो जो किसान आंदोलन के चलते हुए, मैं दोस्त राजपूत जी, वो किसान आंदोलन के चलते हुए जो लोग जो रास्ते में ट्रक लेट होता है उसकी अगर आप चिंता कर लें। आरपी सिंह साहब, आप सर इतने वरिष्ठ नेता हैं और आप जब इस तरीके की बात करते हैं सर, तो फिर मेरा दर्शक ये सोचेगा ना, मैं आपको क्यों नहीं टोक रही हूँ सर। दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की, आप जानते हैं दिल्ली पुलिस केंद्र के अंतर्गत आती है। आप यहाँ पर दिल्ली सरकार को कह रहे हो कि साहब तुमने दोस्त बिठा रखे हैं, हटवाइए ना सर। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? हटवाइए, खाली करवाइए दिल्ली के बॉर्डर्स। यहाँ पर आप लोग आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं, लेकिन एक मिनट आम आदमी पर भारी पड़ रहा है सर। प्लीज इस बात को समझिए। जल्दी से मैं सुरेंद्र राजपूत जी से एक रिएक्शन लेती हूँ, उसके बाद डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ हैं, वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। सुरेंद्र राजपूत जी, आप मुझे बता दीजिए कि ये नूरा कुश्ती जो यहाँ पर चल रही है, इससे कैसे बचेगी जान सर? रोमाना साहिबा, देखिए बहुत स्पष्ट रूप से आज आपने एक बड़ा अच्छा ट्वीट भी किया, जैसे कहते हैं ना कि सिस्टम का फेलियर है। कहते हैं कि बर्बाद गुलिस्तां करने को जब एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। आज की डेट में ये लोग मरीजों को बचाने की जगह अपने अपने सिस्टम को बचा रहे हैं। सिस्टम में कौन है? पिछले 7 साल से नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हैं, भाजपा की सरकार है। सिस्टम में कौन है? दिल्ली में सरकार जो है केजरीवाल जी की है, महाराष्ट्र में हमारी है, राजस्थान में हमारी है, पंजाब में हमारी है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में भाजपा की सरकार है। सिस्टम को आप कैसे कह सकते हो कि सिस्टम नहीं? अच्छा हुआ सुरेंद्र राजपूत जी, आपने राजस्थान का जिक्र कर दिया, आपने पंजाब का जिक्र कर दिया। आप जानकर आए ना सर कि राजस्थान में भी ऑक्सीजन की कमी से मरीज मरे हैं। आप जानते हैं ना सर, पंजाब में भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज मरे हैं। मैं इसीलिए कह रही हूँ सर, ये कोरोना नहीं मार रहा है, ये जितने सत्ताधारी और आप सब सत्ताधारी हैं, कहीं ना कहीं आप सब यहाँ पर जिम्मेदार हैं लोगों की मौत के लिए सर। रोमाना जी, बिल्कुल आपने सही कहा, सारे सत्ताधारी जिम्मेवार हैं और सारे सत्ताधारियों को शर्म से सर झुकाना चाहिए। और लेकिन सारे सत्ताधारियों का अभिभावक आज की डेट में नरेंद्र मोदी है। और मेरा सवाल है आपसे कि आप उस सिस्टम के नाम पर नरेंद्र मोदी को क्यों बचा रहे हैं? क्यों अमित शाह को बचा रहे हैं, जिनकी सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है ऑक्सीजन सप्लाई करने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की, वेंटिलेटर सप्लाई करने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की, आईसीयू बेड सप्लाई करने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की, अस्पताल बनाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की और बेड बनाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की। जब केजरीवाल दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं आ रही पानीपत के प्लांट से और अब क्या नाम हरियाणा पुलिस रोक ले रही है, तो उसको कौन ठीक करेगा? अमित शाह ठीक करेंगे, नरेंद्र मोदी जी ठीक करेंगे या राहुल गांधी ठीक करेंगे? ये सोचने की बात है। रुमाना हिसार तो नहीं ठीक करेगी ना। नहीं सर, जिन लोगों को अभिभावक की जिम्मेदारी है, आप सही कह रहे हैं सर। ये जिम्मेदारी को लेकर जो टोपी ट्रांसफर का खेल आप लोग सब खेल रहे हैं ना सर, देश ये भी देख रहा है कि किस तरीके से जिम्मेदारी को लेकर ये टोपी ट्रांसफर का खेल आप लोग खेल रहे हैं। और यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ आप लोग पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं सर। अभी एबीपी न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर हम टैली दिखाने जा रहे हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरीके से जब चुनाव के नतीजे आ रहे होते हैं, क्योंकि वो तो आप लोग बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं, उसमें देखते हैं ना आप कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। इसी तरीके से जरा देखिए एबीपी न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर ये टैली, और जरा सोचिए क्या गुजर रही होगी उन परिवार वालों पर, क्योंकि ये आंकड़े जो हैं ये दरअसल सिर्फ नंबर नहीं है सर, ये दर्द है। ये वो लोग हैं जो अपनों को छोड़कर चले गए हैं। ये कोरोना का कहर है जो हिंदुस्तान पर बरप रहा है, और इसी के लिए हाईकोर्ट को आज कहना पड़ा है ये कोई दूसरी लहर नहीं है, ये सुनामी है, सुनामी। डॉक्टर अंशुमन कुमार, मुझे लगता है आपको आना चाहिए सर। ये सुनामी जिसे लेकर एक्सपर्ट्स तो लगातार आगाह कर रहे थे, लेकिन पिछले 1 साल में, बल्कि 1 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है, ऐसा लग तो नहीं रहा है सर कि सरकार ने कोई तैयारी की। पिछले साल हमने देखा जरूर लॉकडाउन लग गया, कहा गया कि जो स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा है उसको मजबूत करना है, ये मजबूत किया है सर।
ऑक्सीजन की वजह से लोग मर रहे हैं सर, कोरोना नहीं मार रहा है, ये सिस्टम मार रहा है आम आदमी को। रोमाना, बिल्कुल सही आपने याद दिलाया कि पिछले मार्च जब लॉकडाउन किया गया था तो हम लोगों ने बिल्कुल आगाह किया गया था। पर्पस ऑफ लॉकडाउन 3 है, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड टेस्टिंग। टेस्टिंग किट बढ़ाई गई, प्रिपेयर्डनेस तैयारी के नाम पे क्या हुआ, पूरा 1 साल बीत गया। आज हम किस चीज की बात कर रहे हैं? बेसिक मोस्ट बेसिक नीड ऑक्सीजन पे हम चर्चा कर रहे हैं। हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट। संविधान हमारा कहता है राज्य की जिम्मेवारी हेल्थ की व्यवस्था करना। लेकिन जब एपिडेमिक डिजीज एक्ट लग जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट शुड एक्ट एज एन एंकर। सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है कि पूरे राज्य को, फेडरल स्ट्रक्चर को बांध लो और कहां क्या चीजें समुचित व्यवस्था पहुंचानी चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर प्रायोरिटाइजेशन, किस जगह प्रायोरिटाइज क्या चीज करनी है। और इसकी भी बात, ये स्थिति जो पहुंची, जो टेलीविजन स्क्रीन पे बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं, विजनरी लीडर जिसमें हम लोग भी आते हैं, जो डॉक्टर जब हम सीनियर पोजीशन पे पहुंचते हैं तो हम अपने हॉस्पिटल के विजनरी लीडर माने जाते हैं। हमारा काम यही होता है कि पहले आकलन कर लें कि क्या होने वाला है और उसकी तैयारी हम पहले कर लें। और हमारी पुरानी संहिताओं में, चरक संहिता में बहुत पहले की बात लिखी है कि महामारी के पहले क्या क्या तैयारी करनी है। तो कोई नई बात नहीं है। ये 1 साल में क्या क्या तैयारी हुई, कितने अस्पताल बनाए, दिल्ली में कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, इन सब पे बात कर लें। बेसिक ऑक्सीजन, आप बताइए कि जो 12th का साइंस का स्टूडेंट है उसने पढ़ा है कि वातावरण में 21% ऑक्सीजन है, और आज उस ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेट करके हम अस्पताल तक एक प्लांट लगा के नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इससे शर्मनाक क्या होगा मालूम है रोमाना? उस समय मरीज के अटेंडेंट और डॉक्टर जो उसको इलाज कर रहा था, उसकी नब्जें कितनी तेज चल रही होती है। जरा इनकी हाथ लाके, इनके पल्स लाके उनकी नब्जों पे रखवा दो ना, इनकी दिल की धड़कन रुक जाएगी। इनको अंदाजा नहीं है किस टफ टाइम से हम गुजर रहे हैं। और अफसोस की बात है, उस दिन झा जी और आरपी सिंह साहब दोनों बैठे थे मेरे साथ इसी चैनल पे डिबेट पे, और दोनों से मैंने गुजारिश की थी आज कम से कम इतनी तो अच्छाई इनमें आई कि लड़ नहीं रहे हैं। उस दिन लड़ाई हो रही थी और मैं इन दोनों का शुक्रगुजार हूं, आज लड़ नहीं रहे हैं, समाधान पे आ जाइए आप लोग। सर वो तो अभी आप मौका दे देंगे ना, अभी आप मौका दे देंगे तो अभी देख लीजिएगा आप। ये पूरी तैयारी से आए हुए हैं सर, आप बहुत जल्दी इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। अभी आप देख लीजिएगा, अभी मौका मिलेगा जैसे ही फौरन आर पार इनमें शुरू हो जाएगी। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि वो ना हो, कुछ कंस्ट्रक्टिव निकले इस चर्चा से। आरपी सिंह साहब, आप देख रहे हैं सर, मतलब आज सुबह से सर मैं देख रही हूँ चैनल्स पर लगातार डॉक्टर रो रहे हैं सर। वो डॉक्टर जिसको हम जमीन पर भगवान का रूप मानते हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। वो कह रहे हैं हम बेबस महसूस कर रहे हैं, हमारे सामने हमारा मरीज दम तोड़ रहा है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। आरपी सिंह साहब, ये कहां पहुंचा दिया है देश को, बताइए मुझे। मरीज नहीं, यहाँ डॉक्टर्स, यहाँ अस्पताल, वो ऑक्सीजन की भीख मांग रहे हैं सर। ये कहां पहुंच गए हम? रोमाना, एक 7 अप्रैल 2020 की चिट्ठी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से सब प्रदेश सरकारों को गई और उसके लिए फंड भी प्रोवाइड किया गया। मैं आपको एक एक प्रदेश, और इस चिट्ठी में बड़ा स्पष्ट लिखा कि आप अपने, जो डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि अपने प्लांट्स लगाइए, उसमें असम ने 6 प्लांट लगाए। मैं आपको एग्जैक्ट देता हूँ। नागालैंड ने भी अपने 3 प्लांट लगाए, सिक्किम ने 1 लगाया, हिमाचल ने 7 लगाए, एक मिनट सुनिए, जम्मू कश्मीर ने 6 लगाए, दिल्ली ने 8 में से 1 लगाया, चंडीगढ़ ने 3 लगाए। मतलब हर प्रदेश ने अपने अपने प्लांट लगाए जिस जिसकी जरूरत थी। अब ये प्रदेश सरकारों का, राज्य सरकारों का काम है कि केंद्र आपको पैसे दे रहा है, आपको इंतजाम करने के निवेदन 1 साल पहले कर रहा है। उस बाद अगर आप ना तैयारी तो क्या करें? आप कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक, यहाँ पे मैं कहूँगा इस बीच में आप मोहल्ला क्लिनिक भी उधर कर। मैं जवाब लेती हूँ, आज मैं जवाब लेती हूँ। आपने ये जो पॉइंट उठाया है कि साहब 8 प्लांट्स दिल्ली में लगाने थे, आपने 8 में से 1 ही लगाया, बाकी का पैसा क्या हुआ? वो जो आरोप लग रहे हैं कि साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सारा पैसा जो है वो एडवर्टाइजमेंट पर दिल्ली सरकार ने खर्च कर दिया। और साथ ही साथ ये टैली जरूर देखते रहिए, क्योंकि इस टैली को, इन नंबरों को, इन आंकड़ों को देखकर आप समझेंगे किस तरीके से ये लहर वहर कुछ नहीं, ये सुनामी है कोरोना की। बचा कर रखिए अपने को, अपने अपनों को। ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, अस्पताल गुहार लगा रहे हैं, कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं। लगातार 5 दिन से पिछले दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस वक्त एबीपी न्यूज पर हम टैली भी आपको दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से लगातार कोरोना का कहर देश पर बढ़ता जा रहा है। जहां हमने चर्चा रोकी थी, आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा को जवाब देना था, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है केंद्र सरकार की तरफ से पिछले साल ही कह दिया गया था कि साहब अपने यहां ऑक्सीजन के प्लांट्स लगा लीजिए।
सोते रहे सर 1 साल तक दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार? संजीव जी जवाब दीजिए। माना मुझे नहीं, दो बातें आरपी सिंह जी ने कहा। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कहा था दिल्ली सरकार को, और पीएम केयर फंड से पैसे दिए थे। पहली बात ये फैक्चुअली गलत है कि पीएम केयर फंड से 1 रुपए नहीं लगा। केंद्र सरकार ने कहा कि हम लगाएंगे, आप जगह दीजिए। दिल्ली सरकार ने 8 हॉस्पिटल में जगह दे दिया। इन्होंने केवल एक कॉन्ट्रैक्टर को सब पूरे देश के सारे 300 प्लांट लगाने की जिम्मेदारी दे दी। 8 महीने में ना तो कॉन्ट्रैक्टर दिल्ली तक किसी अधिकारी का बात सुनता है, वो एक केवल बुरारी में 100 बेड का केवल ऑपरेशन हो पाया, बाकी जगह नहीं ऑपरेशन हो पाया। पहली बात। दूसरी बात कि दिल्ली में चूंकि एनजीटी के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली सरकार नहीं लगा सकती। लेकिन मुझे ये लगता है जब मैं आपके चैनल पर बैठा हूँ तो दिल्ली की जनता समाधान चाहती है। मैं बस आरपी सिंह जी के जरिए केंद्र सरकार से 2 निवेदन करता हूँ। 2 चुनौतियां हमारे पास, समाधान आप कर दीजिए। पहला कि 378 मीट्रिक टन जो हमें मिल रहा था यूपी से, राजस्थान से और हरियाणा से, वो हमें दे दीजिए। दूसरा 100 मीट्रिक टन जो आपने एलोकेशन हमें उड़ीसा से और वेस्ट बंगाल से दिया है, हमारे पास लॉजिस्टिक इश्यू है, हमें क्रायोजेनिक टैंकर नहीं मिल रहा, आप मुझे वहां से लॉजिस्टिक करा के यहाँ दे दीजिए। दिल्ली सरकार आपको कैरिंग कॉस्ट दे देगी, क्योंकि क्रायोजेनिक टैंकर की संख्या बहुत कम है, केवल 3 या 4 वेंडर है, सभी स्टेट उनके पास जा रहे हैं, तो हमें वो नहीं मिल रहा है। तो ठीक है सर, ठीक है, मैं मैं जवाब ले लूंगी। आरपी सिंह साहब, संजीव झा कह रहे हैं हम स्वीकार करते हैं कि हमारे पास कमी है, खामी है, लेकिन अभी तो जान बचानी है ना आम आदमी की, तो मदद कर दे केंद्र सरकार। मदद करने में केंद्र सरकार क्यों हाथ पीछे खींच रही है सर? क्योंकि देखिए जरा आंकड़ा, ये टैली जो हम लगातार दिखा रहे हैं अपनी एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर, जिससे आप समझ सकेंगे किस तरीके से दम निकल रहा है आम आदमी का। ये कोरोना का कहर, ये सुनामी है कोरोना की। हाईकोर्ट कह रहा है, जी हाँ, जयपुर गोल्डन अस्पताल दिल्ली का, जहां 25 मरीजों की मौत हो गई क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गया। ऐसे में सवाल सरकारों से तो है, लेकिन जिम्मेदार पूरा का पूरा सिस्टम है, कटघरे में पूरा सिस्टम है। और इसी वजह से कुछ सवाल अस्पताल को लेकर भी पूछे जाने चाहिए कि आखिरकार जब इस तरीके की स्थिति बन रही थी तो क्या अस्पताल की तरफ से कोई एसओएस किसी को भेजा गया, कहीं मदद की कोई गुहार लगाई गई? ये वो महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब अस्पताल की तरफ से दिया जाना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठता है कि साहब, अस्पतालों के अंदर तो बाकायदा वो एसओपीज होती हैं, एक पूरी चेन होती है जिसको फॉलो किया जाता है। और ऐसे में मान लीजिए कि अगर ऑक्सीजन खत्म होने वाला है तो अस्पताल को तो इस बारे में पहले से जानकारी हो गई होगी ना, तो क्या अस्पताल की तरफ से अपने यहाँ भर्ती मरीजों के परिजनों को इस बारे में इत्तला दी गई? क्या उन मरीजों को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की कोई कोशिश की गई? किसी और अस्पताल के साथ किसी तरीके का कोई कोऑर्डिनेशन जो किया गया इस जयपुर गोल्डन अस्पताल की तरफ से? ये दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है। तीसरा बड़ा पॉइंट मैं आपके सामने रख दूं, यह भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि करीब 9:30 बजे के आसपास ऑक्सीजन इस जयपुर गोल्डन अस्पताल में खत्म, लेकिन करीब 10:30 बजे के आसपास तक जो मरीजों के परिजन हैं उनसे पैसे भी वसूले जा रहे थे अस्पताल में। वो किस काम के लिए वसूले जा रहे थे? तो कुल मिलाकर क्या यहां पर कटघरे में ये अस्पताल भी इस वक्त खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है? आपदा में अफसर कहा किसी और बात के लिए गया था, लेकिन उसे किस तरीके से भुनाने की कोशिश यहां हर तरीके से की जा रही है, चाहे वो ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो, दवाओं की कालाबाजारी हो, हम रोज देख रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है डॉक्टर अंशुमन को आना चाहिए। डॉक्टर अंशुमन, क्या इस अस्पताल को लेकर ये सवाल जायज नहीं है? क्या इनके जवाब नहीं मिलने चाहिए? रोमाना, जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं समझा देना चाहता हूं कि बेचारे पूरा हिंदुस्तान त्रस्त है कि आखिर क्या ऐसी समस्या आ गई जो सुलझ नहीं सकती थी। बड़ी अच्छी साधारण जानकारी देता हूं। हिंदुस्तान में ऑक्सीजन प्रोडक्शन इतना सफिशिएंट है आज की डेट में भी, जो ये क्राइसिस नहीं आ सकती थी। कमी कहां आई है? मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई चल रहा था मेटालिक इंडस्ट्रीज, ग्लास इंडस्ट्रीज में, जिसमें 93% प्योरिटी का ऑक्सीजन होता है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन हाई प्योरिटी का ऑक्सीजन होता है, क्लोज टू 99%। तो उसको हम पहले डाइवर्ट कर लेते। दूसरा प्रॉब्लम जहां थी क्रायोजेनिक टैंकर की, जो ट्रक शिफ्ट करता है, उसकी कमी है इंडिया में। और उसके बाद जंबो एंड स्टोरेज की कमी। ये चीज विजन के तहत हम लोग इसको कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री सरप्लस, कि अगर प्रोजेक्टेड डिमांड ज्यादा बढ़ने वाला है तो आप इन्वेंट्री को फुल कर लीजिए, मोर देन रिक्वायरमेंट कर लीजिए। ये पूरे कंट्री की बात हो गई। अब इसी तरह से इसका छोटा रूप होता है अस्पताल। अस्पताल में और भी स्ट्रिंजेंट और भी स्ट्रिक्ट फॉर्मूला होता है। इसके लिए पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेन बना रहता है, जिसमें सीईओ, मैनेजर,
डाउन द लाइन सप्लाई चेन, सबका काम होता है कि पहले से आगाह करें, नंबर 1। नंबर 2, आप मना कर सकते हैं कि हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है, हम पेशेंट नहीं लेंगे। नंबर 3, आप अपने एसोसिएट अस्पताल, दोस्त अस्पताल, को एसोसिएट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, दूसरे कॉर्पोरेट अस्पताल से टाई अप करें, एज अर्ली एज पॉसिबल शिफ्ट करें मरीज को, उनकी जान बचनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इसमें कोई ये देखिए अफरा तफरी में अगर इस सब्जेक्ट के नॉलेज के वाले लोग वही धीरज खो देंगे और वही सब कुछ सरेंडर कर देंगे तो फिर बचाएगा कौन? पब्लिक कहां जाए? इसलिए नेतागण अलग काम करें और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, अकाउंटेबल उनको बनाइए, और अस्पताल जो गलती करे अस्पताल को अकाउंटेबल बनाइए। कोई लूज लैक बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो बात आपने कही है ना साहब, इसीलिए मुझे लगता है कि आरपी सिंह साहब को आना चाहिए यहाँ पर। आरपी सिंह साहब जो सत्ता में है उस पर जिम्मेदारी बड़ी है। ये अफरा तफरी ना हो सर, इस तरीके से पैनिक मोड में आकर एसओपीज ना भूलें, अस्पताल भी, डॉक्टर्स भी, और मरीजों की जान से इस तरीके से खिलवाड़ ना हो सर। इसे लागू कराने की भी तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना। समझ रहे हैं आप किस तरीके का केओस है, किस तरीके की अफरा तफरी है? बताइए आप, सांस पर संकट, जिम्मेदार कौन? रोमाना जी, मैं अपने से जिम्मेवारी शुरू करता हूँ, मैं किसी और मैं मानता हूँ देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हमने प्रदेशों को इसलिए बहुत पहले चेताया कि आप अपने यहाँ कॉन्सेंट्रेटर लगाए, हॉस्पिटल्स को छोड़िए। संजीव साहब जहाँ साहब गलत कह रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेटर लगाने की छूट एनजीटी ने थी, मैं एनजीटी का डॉक्यूमेंट आपको सभी व्हाट्सएप कर, परंतु एक मैं आपको ऑडियो सुना रहा हूँ मुख्यमंत्री जी का। कई स्टेट्स में ऑक्सीजन की कमी है, सुन लीजिए, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन। ये 15 अप्रैल को कह रहे हैं। वो एक उनका, आपको मैं एक और व्हाट्सएप भेज देता हूँ, उनका अखबार में उन्होंने बयान दिया कि हम घर घर ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। असल में क्या है कि कहीं ना कहीं जो चीजें करनी चाहिए ठीक टाइम पे हुई नहीं। अब आप कब के लेकर आ रहे हैं निकाल कर? ये आप 2020 के निकाल कर लेकर आ रहे हैं? ऐसे नहीं, में भी आप केंद्रीय मंत्री और आप ही की पार्टी के यहाँ पर टक्कर सुनाने लगूं किस तरीके के वहां पर ये फैसला सुना दिया गया है कि साहब कोरोना हमने जीत लिया, देश से कोरोना खत्म हो गया, भारत की पीठ दुनिया थपथपा रही है कि भारत ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली। ये मौका नहीं है आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, ये मौका नहीं है सर। ऐसी घटिया राजनीति करने का ये मौका नहीं है कि पुराने बयान निकाल कर यहाँ पर सुनाया जाए। मुझे लगता है सर जरा सा फॉरवर्ड, जरा सा दिल्ली के लोगों की तरफ देखिए सर, और दिल्ली नहीं देश के लोगों की तरफ। आप सुनेंगे, एक मिनट सुनो, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दो। 15 अप्रैल का बयान है। आरपी सिंह साहब मेरी बात सुनिए, मैं डॉक्टर अंशुमान बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब बोलिए। डॉक्टर आरपी सिंह साहब मेरी बात सुनिए। जी मैं डॉक्टर अंशुमान बोल रहा हूँ। आरपी सिंह साहब, हाथ जोड़ की विनती करता हूं आपसे। देखिए, आप जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं, सेंटर में उनकी सरकार है, मैंने बताया एपिडेमिक डिजीज एक्ट में आपको पिवट होना है, धूरी की तरह काम करना है। प्लीज गुस्सा मत होइए, आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। आप क्यों मेरी बात सुनिए आरपी सिंह साहब, आप प्रवक्ता हैं, आप जाके क्यों नहीं इस तरह से गाइड करते हैं कि जाके पूरे स्टेट को बांध लो। हम राजनीति बाद में कर लेंगे, इलेक्शन बाद में कर लेंगे, पहले भी स्टेट में सारे जनताओं को बचा लो। आरपी सिंह साहब आप बहुत समझदार हैं, प्लीज इसको मानिए, अभी जोड़ दीजिए सबको, मत लड़ाइए एक दूसरे को। मैं बोल दूं। धन्यवाद बहन, आपने पिछले साल सर ये नेशनल इमरजेंसी सर सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये राष्ट्रीय आपदा है, इससे बड़ा और क्या होगा सर? मुझे लगता है जल्दी जल्दी एक एक रिएक्शन, उसके बाद आ जाऊंगी आरपी सिंह साहब आपके पास। सुरेंद्र राजपूत जी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जी जल्दी से आइए। समाधान प्लीज सर, राजनीतिक टिप्पणी नहीं, समाधान अगर कोई है तो। बिल्कुल रोमाना जी, राष्ट्रीय आपदा है, राष्ट्रीय संकट है, तो क्यों नहीं राष्ट्रीय सरकार हो सकती? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय सरकार को बुला लेते हैं या बना लेते हैं या सब लोगों को बैठा लेते हैं और हर पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, सोनिया गांधी जी हो, मुलायम सिंह यादव जी हो या कोई भी हो, इन सबको बैठा करके आप एक राष्ट्रीय सरकार के रूप में काम क्यों नहीं करते? सबसे बड़ी बात यह है कि नेतृत्व का काम होता है एंटीसिपेट करना। एंटीसिपेशन अगर नेतृत्व नहीं करता है वो नेतृत्व। सर ये कोई राजनीतिक तुष्टीकरण का मौका थोड़ी है कि मुलायम सिंह यादव को बुला लो। मुलायम सिंह यादव सत्ता में है क्या कहीं पर? वो आकर क्या करेंगे? यहाँ सरकारों की बात हो रही है, आप यहाँ पर राजनीतिक तुष्टीकरण पर आ गए। सर कुछ तो सोचकर बात कीजिए। खैर संजीव झा जी जल्दी आइए, आप बताइए मुझे समाधान। संजीव झा जी प्लीज आइए। आपको राष्ट्रीय सरकार का मतलब पता है जो मैं कह रहा हूँ?
सर ये समय मतलब समझाने का नहीं है सर, जान बचाने का समय है। प्लीज प्लीज, आपने बता दिया अपनी समझ मुलायम सिंह यादव को बुलाकर कि मुलायम सिंह यादव को बुला लें। ठीक है सर, अब जरा सा संजीव झा जी को आने दीजिए और अपनी बात रखने दीजिए। संजीव जी आइए, संजीव जी प्लीज आइए। मुझे लगता है जो डॉक्टर अंशुमन कह रहे थे ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब लोगों को अब अपनी पार्टी से ऊपर उठ करके भारतीय होकर बात करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि देखिए मैंने दो ही बात की, समाधान कैसे मिलेगा। हमने कहा कि 378 मीट्रिक टन जो तीनों स्टेट से मिलते थे वो हमें दे दीजिए। 100 मीट्रिक टन जो हमें लाने हैं उस लॉजिस्टिक का इश्यू होता है। आपको अरविंद केजरीवाल से अगर प्रॉब्लम है तो फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन दिल्ली वालों पे रहम कीजिए। हमारे पास लॉजिस्टिक्स नहीं है, हमारे पास प्लास्टिक टैंकर नहीं है, हमें टैंकर नहीं मिल रहा है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। ये अरविंद केजरीवाल से बदला लेने के लिए आप क्यों दिल्ली की जनता के बदला ले रहे हैं? तो बस निवेदन इतना ही, ये 100 मीट्रिक टन जो विक्टिम कार्ड मत खेलिए सर, प्लीज अब विक्टिम कार्ड मत खेलिए। जरा सा दर्द देखिए उन परिवार वालों का जिन्होंने अपनों को खो दिया है सर, कोरोना की वजह से नहीं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और इस ऑक्सीजन की कमी के लिए आप सब जिम्मेदार हैं सर, आप सब जिम्मेदार हैं सर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग सब सत्ता के अंदर हैं, आप सब मिले हुए हैं। ये क्यों ना कहा जाए, आम आदमी मर रहा है और आप लोग सब अपनी राजनीति चमका रहे हैं। समय मेरे पास इतना ही है, समय मेरे पास इतना ही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एबीपी न्यूज पर मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अपील आप लोगों से यही सर, हाथ जोड़कर आम आदमी की जान बचाइए, सिस्टम को किसी तरीके से दुरुस्त कर लीजिए सर, ताकि सांसें चलती रहें। वरना तो ये वैक्सीनेशन मीटर एबीपी न्यूज पर हम दिखा रहे हैं, इसका भी कोई फायदा नहीं है सर। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी टीका लगवा सकेंगे, लेकिन टीका तो तभी लगेगा ना जब सांसें चलती रहेंगी। आज हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि साहब ये कोई दूसरी लहर नहीं है, ये सुनामी है कोरोना की, और वाकई में आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा मैं आपको बता देती हूँ, पिछले 24 घंटे में अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 38,055 नए मामले 24 घंटे में यूपी में सामने निकल कर आए हैं। हालांकि अच्छी बात यह कि करीब 23,000 से ज्यादा मरीज जो पिछले 24 घंटों में अस्पतालों से डिस्चार्ज भी हुए हैं, मतलब रिकवर भी कर रहे हैं लोग उसी तेजी के साथ। इसीलिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखने की आप पर पहली जिम्मेदारी है। घर से जब भी बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, और अब तो डबल मास्क लगाकर अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो वही आपकी सेहत के लिए बेहतर है।